मातृभाषा एवं उसके साहित्य शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्र पर चर्चा करेंगे और मातृभाषा और उसके साहित्य शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। मातृभाषा बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है और मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम होता है सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और उसके बाद लिखना। इसी क्रम में सभी शिक्षण के जो विशेषज्ञ हैं भाषा का इसी क्रम में सीखने के विकास पर बल देते हैं। और मातृभाषा के संबंध में दूसरा तथ्य यह बताया गया है कि बच्चे प्रारंभ से ही अनुकरण के द्वारा भाषा सीखना प्रारंभ कर देते हैं। और मातृभाषा के संबंध में तीसरा तथ्य बताया है कि यह एक प्रयोग की वस्तु है और इसके यानी बच्चे भाषा के प्रयोग को करने से भाषा सीखते हैं और जितने इसके प्रयोग के करने के उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे उतने ही बच्चे अधिक शीघ्रता से भाषा को सीखना प्रारंभ कर देंगे। बच्चों को इन सब तथ्यों के आधार पर भाषा शिक्षण विशेषज्ञों ने मातृभाषा शिक्षण के निम्नलिखित 4 सिद्धांत बताए हैं। जैसे नंबर 1 है स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। फिर इसके बाद है नंबर 2 पर मौखिक से लिखित की ओर का सिद्धांत। मौखिक से लिखित की ओर का सिद्धांत। नंबर 3 है अनुकरण का सिद्धांत। नंबर 4 है प्रयोग यानी अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, ये 4 सिद्धांत बताए हैं साहित्य शिक्षण के। ठीक है, इन्हीं के अनुसार शिक्षण विधियों में मातृभाषा एवं उसके साहित्य के शिक्षण के संदर्भ में और निम्न प्रकार के शिक्षण के सिद्धांत भी बताए गए हैं। जैसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की क्रिया का सबसे अधिक प्रभावशाली कारक अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा मनुष्य की वह आंतरिक उत्प्रेरक शक्ति होती है जो किसी भी कार्य की और हमें प्रवृत्त करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए इंजीनियर बनने के लिए बच्चे की जो इच्छा है उसके लिए हमें गणित पढ़ाने के लिए यानी अगर बच्चा कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी इंजीनियर बनने की इच्छा उसे गणित पढ़ने की ओर प्रेरित करेगी। और मातृभाषा एवं उसके साहित्य का शिक्षण करते समय हमारा सर्वप्रथम प्रयास
यही होना चाहिए कि बच्चे मातृभाषा सीखने एवं उसके साहित्य का अध्ययन करने के लिए उत्प्रेरित हो और उन्हें सीखने और समझने की जो आंतरिक इच्छा है वह भी हो और वह एक रूप से प्रेरित बच्चे हों, तभी वह किसी भी वस्तु का या बात का ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अगर उनमें अपनी आंतरिक इच्छा होगी। और यह मातृभाषा सीखने एवं उसके साहित्य का अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित कैसे किया जाए, इसके लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। सबसे उत्तम उपाय यह है कि बच्चों को यह स्पष्ट किया जाए कि उन्हें अपनी मातृभाषा के सर्वमान्य रूप का जितना अधिक ज्ञान होगा वे उसके प्रयोग में उतने ही अधिक निपुण होंगे और समाज में उनका उतना ही अधिक सम्मान होगा और वे अपने जीवन में उतने ही अधिक सफल हो सकेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाए कि मातृभाषा ज्ञान पर ही अन्य सब विषयों के ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं और इन सब अन्य विषयों का ज्ञान भी हमारी मातृभाषा के ज्ञान पर ही निर्भर करता है। अब है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत सीखने के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने यह एक तथ्य और भी उजागर किया है कि यदि अभिप्रेरणा के साथ रुचि भी हो तो बच्चे कम समय में अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अधिक बातें सीख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में रुचि वह अभिप्रेरक है जो मनुष्य को किसी वस्तु अथवा क्रिया की ओर उसका ध्यान आकर्षित करती है और मनोवैज्ञानिक रुचि को छिपा हुआ अवधान मानते हैं और उनके अनुसार बच्चों में किसी प्रकार किसी वस्तु अथवा क्रिया में रुचि जागृत होती है तभी वह उनका उस वस्तु अथवा क्रिया में अवधान होता है। हम सब भी यह जानते हैं कि बच्चे ही वे कार्य करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। अतः शिक्षण करते समय पाठ्य विषय में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना या उनकी रुचि उत्पन्न कराना आवश्यक होता है, जिससे वह शीघ्रता से और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। जब बच्चे किसी विषय को सीखने के लिए अभिप्रेरित होंगे तो उनकी उसमें रुचि भी जागृत होगी, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अब है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं। जैसे जैसे उनके शारीरिक अवयव सशक्त होते जाते हैं वैसे वैसे वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से दृष्ट क्रियाशील भी होते चले जाते हैं। और यह देखा गया है कि सीखने की क्रिया बच्चे में जितनी अधिक क्रियाशील होगी उतना ही अधिक वह सीखना भी उसके लिए संभव होगा। यदि हम ध्यान पूर्वक विचार करें तो हमें पता चलेगा कि जब हम बच्चों को किसी प्रकार का ज्ञान ग्रहण करने की अथवा किसी क्रिया में कौशल प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं तो वे शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से क्रियाशील हो जाते हैं। यानी
के मन से पढ़ने में और शरीर से क्रिया करने की ओर वे प्रेरित हो जाते हैं और हर कार्यों को करने में तत्पर होते हैं। यदि बच्चों को इस क्रियाशीलता का प्रयोग न किया गया तो शिक्षण सफल संभव नहीं होता है। प्रश्न उठता है कि मातृभाषा शिक्षण में बच्चों को क्रियाशील कैसे रखा जाए। ऐसी कौन सी क्रियाकलाप है जिन्हें किया जाए जिससे मातृभाषा के शिक्षण में बच्चे प्रयोग और क्रियाशील बने रहें और अपने कार्य के लिए तत्पर रहें। मौखिक वार्तालाप, प्रश्न उत्तर, पठन, अभिनय आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा भाषा के पाठों में बच्चों को बराबर क्रियाशील रखा जा सकता है। अर्जित ज्ञान को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। बच्चों को बोलने को और लिखने का जितना अधिक अवसर दिया जाएगा उतने ही अच्छे ढंग से वह भाषा को सीखेंगे। इस प्रकार उन्हें अनेक नए नए कार्य क्रियाकलाप करने को दिए जाने चाहिए और भाषा को विभिन्न प्रकार की जो रंगतें होती हैं भाषा की वह उनके साहित्य में समाहित की जाए और उन्हें अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएं। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। ठीक है, प्रत्येक स्तर के बच्चों की अपनी दुनिया होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अपने ढंग से एक नई दुनिया की कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं और मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है कि उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं बच्चे जो उनको वास्तविक जीवन से जिनके संबंधित होते हैं। अतः पाठ्य सामग्री अथवा सिखाए जाने वाली क्रियाओं का संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य होना चाहिए। और भाषा शिक्षण में इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया जाए यह भी जानते हैं कि मातृभाषा का मनुष्य के जीवन से अटूट संबंध है और बिना मातृभाषा के प्रयोग के वह अपने समाज का सदस्य नहीं बन सकता है। इसी के माध्यम से वह समाज के अन्य जो व्यक्ति हैं उनके साथ संबंध स्थापित करता है, विचार विमर्श करता है और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग भी करता है और उसका संबंध हमारे जीवन से सीधा होता है। भाषा शिक्षण करते समय भी हमें इस तथ्य को सामने रखना चाहिए कि भाषा मौखिक अथवा लिखित एवं उसके जो साहित्य हैं वह गद्य अथवा पद एवं व्याकरण का ज्ञान सभी समन्वित रूप से कराने चाहिए। भाषा के प्रत्येक घंटे में हमें बच्चों के उच्चारण और बोलने के ढंग पर भी ध्यान देना चाहिए और उनके शब्दकोश में उनके जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि के लिए हमें उन पर पूर्ण प्रयत्न भी करना चाहिए। और गद्य शिक्षण के साथ साथ जो व्याकरण है उसके व्यवहारिक ज्ञान और पद शिक्षण के साथ साथ जो शक्ति शब्द हैं, शब्द योजना है, छंद अलंकार अथवा रस है, उन सब का ज्ञान भी कराते चलना चाहिए। भाषा के माध्यम से ही विषयों एवं अन्य विषयों के माध्यम से भाषा का ज्ञान उसके विकास करने के प्रयत्न भी अपेक्षित होते हैं। अब आवृत्ति का सिद्धांत।
बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक याद रहेगी, स्मरण रहेगी और सीखी हुई क्रियाओं को जितनी बार अधिक दोहराया जाएगा उसमें उतना ही अधिक कौशल प्राप्त होगा। अतः बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया लिखवाया जाए उसे उसकी आवृत्ति यानी उसे कुछ घंटों बाद फिर दोबारा दोहराया जाए और उसे दिन तो क्या कीजिए किया जाए, साथ ही साथ जब भी अवसर मिले उसे उस ज्ञान अथवा क्रिया का प्रयोग कराते रहना चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास करते समय पूर्व ज्ञान की आवृत्ति होती है तो इसे बार बार दोहराने की ओर बच्चों को प्रवृत्त किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी हिंदी शिक्षण के सिद्धांत बताए गए